2 कर पाओ, 2 आए 3 आए। आप लोग, मैंने आज सुबह मैसेज इसीलिए डाल दिया था कि बहुत बच्चों ने मैसेज या क्लास नहीं देखी होगी, तो वो गूगल क्लासरूम में जाके अपना चेक कर लेंगे। बट बहुत बच्चों ने नहीं देखा, मैसेज इग्नोर किया, जो भी है। नेक्स्ट क्लास के लिए पेंडिंग मत करो, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास के लिए फिर अलग से फिर दोबारा डाल दूंगा, क्योंकि उसका टॉपिक ही नाम डेली असाइनमेंट है। मोहित का अभी तक नहीं आया, क्या बात है मोहित? अरे सर वो अकाउंट डिलीट करना पड़ा वो गूगल क्लासरूम में, इसीलिए वो कल रात को ज्वाइन करा था, फिर तब हुआ नहीं। तो ज्वाइन करने का सॉल्यूशन करने का मतलब था ना, सुबह से अभी तक टाइम था, कर वो लेना मेरे चाहिए था। 4 हो गए, लास्ट के 2 रह रहे हैं। वही कह रहे हैं ना, फिर मैं वही पनिशमेंट के तौर पे फिर 2-2 बार 3-3 बार लिखवाऊंगा, फिर आप लोगों को अच्छा लगेगा। हैं? नेक्स्ट क्लास, ये पहला असाइनमेंट था इसलिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास से डेली असाइनमेंट नेक्स्ट क्लास के लिए पेंडिंग नहीं होना चाहिए, डेली का डेली अपलोड होना चाहिए, ताकि मैं देख सकूं आप लोग सही से कर रहे हैं। और इसीलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं दे रहा हूँ, ज़्यादा से 4 से 5 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ताकि इजीली आप सॉल्व करके जल्दी से जल्दी कर सको। और ये सारे क्वेश्चन जो आएंगे डेली असाइनमेंट में, वो सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के क्वेश्चन ही होंगे, मतलब बोर्ड में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अभी जितने क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं डेली असाइनमेंट में, वो सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के क्वेश्चन हैं। तो आप देखो बोर्ड के क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, इसलिए कि आप लोगों को आदत पड़े कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसलिए ये डेली वाइज होना चाहिए, सबको कह रहा हूँ, जिन जिन लोगों ने नहीं किया है वो भी, और जिन लोगों ने कर लिया तो अच्छी बात है। ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे। तो हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलिए, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। हम्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? एनीवन? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इतना टाइम लग रहा है इसकी यूनिट याद करने में? है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चलो फॉर्मूला बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला। मतलब नाम लेना पड़ेगा। हाँ भाई आशीष, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों के पास? आशीष पता तो चली गया होगा, आशीष, मोहित, नेक्स्ट मंथ से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होंगी। मोहित, क्या सर? नेक्स्ट मंथ से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है, पता चला आपको? नहीं। नेक्स्ट मंथ से 15 ऑफ सितंबर से ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जिन लोगों को ऑफलाइन क्लास प्रेफरेंस है, तो वो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट आना मतलब शुरू कर देंगे। 15 तारीख से वो ऑफलाइन हो जाएगी, विद सिक्योरिटी गियर्स, यानी कि जो भी सेफ्टी गियर्स हैं, मास्क, सैनिटाइजर, ये सब अपना लेके, और आप लोग क्लास लेने आएंगे, मतलब जिनको भी ऑफलाइन लेनी है। तो बहुत लोग बच्चे ऑनलाइन नहीं ले पा रहे हैं इस वजह से। इसका आंसर तो बड़ी जल्दी बता दिया आशीष, जो पूछ रहा हूँ उसका तो आंसर नहीं बता रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है न्यूटन पर कूलम। अब ये कैसे आया? इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अपॉन में चार्ज। ये बेसिक फॉर्मूला था, जिसके बेस पे फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, के
Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, इसकी जगह पुट करते हो तो E इज इक्वल टू क्या आ जाता है, K Q से Q कैंसिल हो जाता है तो K Q अपॉन में R स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इसलिए इसका यूनिट क्या बन जाती है, न्यूटन पर कूलम, ये यूनिट बन गई। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ये तो बता सकते हो फॉर्मूले के बेस पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू में 2a। तो Q क्या हो गया, चार्ज कुलम, 2a मीटर, कुलम मीटर, तो यूनिट क्या होगी इसकी, ऐसा ही यूनिट कुलम मीटर, ये डाइपोल मोमेंट हो गया। मनीष याद नहीं है आपको यूनिट्स? ये क्या कर रहे हैं सर? हैं? ये कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे हैं? क्वेश्चन सॉल्व पूछ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं ना। अच्छा, ओके सर। चलो इसका आंसर कोई बता सकता है? देखिए आता है तो बताएंगे फटाफट। व्हाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती हैं? ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग आंसर देना नहीं चाहते हैं या फिर आता नहीं है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। सर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। इलेक्ट्रोस्टैटिक, व्हाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप? क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे एंड हो जाती हैं, यानी पॉजिटिव से शुरू होती हैं और नेगेटिव पे खत्म हो जाती हैं, इसलिए वो लूप नहीं बनाती हैं। ठीक है, सर ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड में भी तो एक पोल से स्टार्ट होता है, दूसरे पोल में खत्म हो जाता है। खत्म नहीं होता ना, नॉर्थ पोल से निकलती हैं साउथ पोल में एंटर करती हैं, फिर साउथ से अंदर फिर वो नॉर्थ पे जाती हैं। मतलब इनसाइड द बार मैग्नेट डायरेक्शन अलग है, आउटसाइड द बार मैग्नेट डायरेक्शन अलग है, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डायरेक्शन सेम है, यहाँ चेंज ही नहीं हो रही है, इसलिए वहाँ लूप बन रहा है, यहाँ लूप ही नहीं बन रहा है। समझे नहीं समझे? यस सर, समझ गए। चलिए इसका आंसर बताइए, क्या आएगा, न्यूमेरिकल टाइप है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 20 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। डाइपोल मोमेंट दे रखा है 20 इंटू 10⁻⁻⁶, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ना, तो डाइपोल मोमेंट हो गया इलेक्ट्रिक -6 कूलम कूलम इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। चार्ज दिया हुआ है, ये उल्टा बोल रहा है। तो dipole charge 20 into 10⁻⁻⁶ coulomb is enclosed by closed surface. What is the net electric flux coming out of this surface? मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी में चार्ज की वैल्यू जो है 20 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम है, और ये एक सरफेस से, क्लोज्ड सरफेस से इनक्लोज्ड है, यानी कि कवर है। तो अगर एक क्लोज सरफेस से कवर है तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस सरफेस? जल्दी बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है Q1 एंड Q2, दोनों की चार्ज की वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम है, और ये एक क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज है। तो बताइए इस क्लोज सरफेस के बाहर फ्लक्स कितना आएगा, कितना फ्लक्स बनेगा? सर 1/2 π × 10। 1/2 इंटू पाई 10, और दिव्यांशु सेज 0। एनी अदर आंसर्स?
नो आंसर। तो आंसर इज 0, दिव्यांशु इज करेक्ट। आंसर 0 क्यों होगा? डाइलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जब भी बात होती है तो उसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है और दोनों इक्वल होते हैं, और ये प्लेस है क्लोज सरफेस में। तो जब भी क्लोज सरफेस की बात आ जाए और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पूछ ले तो कौन सा गॉस थ्योरम अप्लाई हम करते हैं? गॉस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो जाती है, जो कि कहती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम इनटू में टोटल चार्ज। अब अगर इस क्लोज सरफेस का टोटल चार्ज निकालो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो टोटल चार्ज की वैल्यू क्या आएगी? प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसल, कितना आ गया? 0। तो 0 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0, तो फ्लक्स कितना आया? 0। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से अगर वो किसी क्लोज सरफेस में इनक्लोज है तो बोला नहीं इसने, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट ऑफ डाइपोल चार्ज होना चाहिए था, यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट लिखा हुआ है, डाइपोल चार्ज ये चीज है, ये तो बोला मैंने। डाइपोल डाइपोल कर रहा हूँ तो और चार्ज है तो डाइपोल का मतलब समझ जाओ आप डाइपोल कब होता है। चलिए समझ में आ गया सभी को? किसी को इस क्वेश्चन से लेके डाउट? कशिश ये बात समझ में आई? ये तो पढ़ चुके होगे आप टॉपिक आई गेस। यस सर पढ़ लिया। The distance of the field point on the equatorial plane of a small electric dipole is half. क्या कह रहा है? The distance of the field point on the equatorial plane of a small electric dipole is halved. By what factor does the electric field due to the dipole change? तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इक्वेटोरियल प्लेन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनती है तो उसका जो डिस्टेंस है, जिस पॉइंट बनती है उसका डिस्टेंस जो है वो हाफ कर दिया है। तो किस फैक्टर से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में फर्क आ जाएगा डाइपोल चेंज में? तो बताइए डाइपोल में क्या क्या कितने कितने फैक्टर से चेंज आएगा? समझ नहीं आया सर। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की आपने 2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करी है, एक इक्वेटोरियल पे और एक एक्सियल पे। तो ये बोल रहा है कि मान लो आपने ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है Q1 एंड Q2 यानी कि प्लस Q माइनस Q, और इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे किसी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। अभी वो कह रहा है कि जितने पे भी निकाली थी उसका हाफ कर दिया है, ठीक है, उसका डिस्टेंस क्या कर दिया है? हाफ कर दिया है। यानी कि पहले अगर r था तो आप r/2 पे निकाल रहे हो, नया डिस्टेंस क्या है? r/2। तो r पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड था तो r/2 पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे, मतलब कितने फैक्टर से चेंज आ जाएगा वो पूछ रहा है। होगा नहीं, मतलब कितने फैक्टर से चेंज आएगा, फैक्टर मतलब कितने मल्टीप्लाई, 8 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स, इतना टाइम्स चेंज आ जाएगा वो पूछ रहा है। जब भी फैक्टर की बात पूछे तो टाइम्स पूछ रहा है कि कितने टाइम्स चेंज आया, बताइए। 8 टाइम्स, 1/8 टाइम्स। 8 टाइम्स, ओके। आशीष 8 टाइम्स, दिव्यांशु 8 टाइम्स, मोहित, और कौन बोल रहा था 8 टाइम्स? मोहित बोल रहा था। निशु 1/8 8 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर फॉर्मूला इसका इंटेंसिटी का फॉर्मूला डाइपोल पे इंटेंसिटी का फॉर्मूले का अगर आप निकालो इक्वेटर पे तो वो क्या आया था? Kp/r³। ये जब कंडीशन हमने डाल दी थी, ठीक है, कंडीशन हमने डाल दी थी तो Kp/r³, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है? r³ पे डिपेंड कर रहा है। तो जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे तो वो r डैश के क्यूब पे डिपेंड करेगा। तो r डैश की वैल्यू क्या है? r/2, और r/2 का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा? 8/r का क्यूब, 8/r का क्यूब, यानी कि जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 8 टाइम्स क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। 8 टाइम्स क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द फील्ड पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ स्मॉल डाइपोल इज डबल्ड। ठीक है, आप क्या कह रहा है कि एक्सिस पे, यानी कि पहले हमने किस पे निकाला? इक्वेटोरियल पे, अब वो बोल रहा है एक्सिस पे, इसके एक्सिस पे।
पहले उसने बोला कि डिस्टेंस हाफ कर दिया है, अब वो कह रहा है कि डिस्टेंस डबल कर दिया है, यानी आर जो है अब नया आर जो है वो डबल हो गया है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द फील्ड पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ स्मॉल डाइपोल इज डबल्ड, बाय व्हाट फैक्टर विल द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल चेंज? बताइए। 1/8। 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा, ओके। 1/4। 1/4 कशिश 1/4, ओके। और कोई? 1/8। सर 1/4। 1/8। 1/8। देखिए, एक्सियल के लिए कंडीशन वाला फॉर्मूला क्या होता था? वो होता था 2kp/r³। एक्सियल के पॉइंट पे, एक्सियल में पॉइंट में कंडीशन फाइनल इक्वेशन हमारी क्या आती थी एक्सियल के लिए? क्योंकि एक्सियल जो होता था वो इक्वेटोरियल का डबल होता था, तो 2kp/r³, और डबल हो गया है डिस्टेंस, तो यानी कि यहाँ पे डबल करोगे तो क्या हो जाएगा 1/8r³। इसका मतलब कितने फैक्टर से चेंज हुआ? 1/8 से चेंज हुआ। ठीक है, 1/4 किस हिसाब से बोल रहे थे आप? फॉर्मूले में r³ है। सर वो 2 से काट रहे होंगे। अच्छा, 2 से, तो 2 से कैसे काटोगे? इनिशियल वैल्यू भी तो है, इनिशियल से कंपेयर करना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डायग्राम मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, उसके बेस पे फिर क्वेश्चन है। देखिए, आप लोगों को इसी टाइप से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब आप, मेरे को पता नहीं चल रहा है आप कितना टाइम अपने पढ़ाई स्टडीज को दे रहे हो फिजिक्स के लिए, बाकी सब्जेक्ट तो दे रहे हो नहीं दे रहे हो वो तो पता नहीं, बट फिजिक्स के लिए एटलीस्ट घर में एक दिन के लिए डेली 1 घंटा दो, 1 घंटा 1.5 घंटा दो, जिसमें आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्योंकि अब रिवीजन, जैसे मैं बीच बीच में रिवीजन क्लासेस डाल रहा हूँ, तो उसमें तो आप चैप्टर थोड़ा रिवाइज हो जा रहा है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। अगर जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा, बजाय थ्योरी पढ़ने के। थ्योरी तो आप बाद में भी पढ़ सकते हो, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम डायग्राम है कुछ इस तरीके से, और इस ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर इस पॉइंट पे +2q है, और इस पॉइंट पे -q, और इस पॉइंट पे +3q। ये डायग्राम। तो फिगर shows 3 point charges +2q, -q and +3q. The charges +2q and -q are enclosed within a surface. What is the electric flux due to this configuration through the surface? तो इस सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा ये बताएंगे। बताइए। Q/ε0। 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 और कोई चेंज आंसर अलग देना चाहता हो? नहीं, तो सही है Q/ε0, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, मैंने पहले ही बता दिया, जब भी क्लोज सरफेस की बात होगी तो गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, और गॉस थ्योरम कहता है 1/ε0 इंटू में टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज हम वही लेंगे जो सरफेस के अंदर है, तो +2q और -q कितना बन गया? +q। ये आ गया आपका Q/ε0। ठीक है, कितनी बात क्लियर है? ओके। हम्म, a charge q is placed at center of cube of side L। ठीक है, a charge q is placed at the center of a cube of side L। What is the electric flux passing through two opposite faces of the cube? या एक फेस से बोल दो कि what is the electric flux passing through one face of the cube। एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा अगर एक चार्ज को, क्यू चार्ज को हमने क्यूब के जिसकी साइड एल है उसके सेंटर में रखा है, तो बताइए फ्लक्स कितना होगा? 1/6 Q/ε0। 1/6 Q/ε0। एनी अदर आंसर?
और कोई आंसर नहीं? तो 1/6 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर आप देखो, अगर आपसे क्यूब की बात हो रही है और इसके सेंटर में क्यू रखा हुआ है, तो इसका जो टोटल फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और आपसे सिर्फ एक फेस से बोल रहा है, तो एक फेस, कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, और एक का पूछ रहा है तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो एक फेस का आपको वैल्यू मिल जाएगा। इसलिए आंसर आ जाएगा क्यूब 1/6 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। इसका आंसर यस और नो में देंगे। कैन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट विद जीरो व्हाइल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो? क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे जीरो हो सकता है जब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो? बताइए, यस और नो। कैन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट बी जीरो while the electric field is not zero? Yes. 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 ओके, चलिए सही है आंसर। रीजन कोई दे सकता है? No. ये इसका रीजन आप वो पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उससे कह सकते हैं, E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। वी अगर जीरो होगा तो वैल्यू डिफरेंशिएशन जीरो का कांस्टेंट आता है। कुछ भी वैल्यू हो, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू की जीरो करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं कह सकते, वो कांस्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके बेस पे आप बोल सकते हो। ये हो गया। और ये तो वैसे ही कहा। What is the geometrical shape of equipotential surface due to a single isolated charge? What is the geometrical shape of equipotential surface due to a single isolated charge? सर्कल टाइप होता है कंसेंट्रिक सर्कल होता है शायद। सर, स्फेरिकल सर्कल शेप। है ना। स्फेरिकल शेप का हो जाएगा। सिर्फ एक पूछा है तो कॉन्सेंट्रिक बोलने की जरूरत नहीं है, स्फेरिकल शेप आप बोल सकते हो। Why do the equipotential surface due to a uniform electric field not intersect each other? मतलब कि अगर मान लो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी वजह से आपने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करे हैं, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं? इसका रीजन क्या हो सकता है? दोनों का अलग अलग पोटेंशियल होगा और क्रॉस करेंगे तो एक टाइम पे दो पोटेंशियल। गुड, because at the point of intersection there would be two values of electric potential which is not possible। एक पॉइंट पे दो वैल्यू नहीं हो सकती, एक ही वैल्यू हो सकती है। ठीक है। A hollow metal sphere of radius 5 centimeter is charged such that potential on its surface is 10 volt। मतलब कि एक होलो मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और उसको चार्ज किया गया है, और इस तरीके से चार्ज किया गया है कि उसके सरफेस पे 10 वोल्ट पोटेंशियल आ गया है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर? जीरो होगा ना, होल वैल्यू। मोहित, मोहित जीरो। एनी अदर आंसर? क्वेश्चन रिपीट करना। Hollow metal sphere of 5 centimeter radius is charged to that to raise the potential 10 volt on the surface। यानी मेटल स्फीयर को इस तरीके से चार्ज किया गया कि उसके सरफेस पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया है, तो उसके सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा? हाँ सर, जीरो ही होगा फिर। जीरो होगा। और कोई? आंसर है 10 वोल्ट। मैंने कितनी बार बताया है कि अगर चार्ज ऑलवेज राय ऑन द सरफेस, ठीक है, तो जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल वही होगा, चाहे कोई भी पॉइंट उठा लो। बोलोगे कितनी बार बताया ये?
इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। सर तो वहां तो चार्ज ही नहीं होगा कुछ। हाँ तो यहाँ चार्ज नहीं होगा ना, बट पोटेंशियल तो सेम बनेगा, पोटेंशियल रेज उतना ही बनेगा, 10 वोल्ट ही मिलेगा आपको। वो केस सॉलिड कंडक्टर के केस में है, सॉलिड स्फीयर सॉलिड के केस में है। होलो में हमेशा सेंटर पे जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल होलो के किसी भी पॉइंट पे आप लोगे, चाहे सेंटर हो या कोई भी पॉइंट लोगे, पोटेंशियल सेम मिलेगा आपको। ये बात ध्यान रखना। पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द होलो मेटल स्फीयर इज ऑलवेज इक्वल टू द पोटेंशियल एट इट्स सरफेस। ये ध्यान रखेंगे बात आगे के लिए। एक डायग्राम बता रहा हूं, आपको आंसर बताना है। नेगेटिव चार्ज है, आपको पता है नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आती हैं, और इस पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। तो क्वेश्चन है, फिगर शोज द फील्ड लाइन्स ड्यू टू अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में आपसे अगर पूछा जाए कि म्यू ए माइनस म्यू बी का साइन क्या होगा, तो बताइए क्या साइन आएगा। नेगेटिव होगा ना। नेगेटिव होगा। ए पे कम होगा वो। ए पे कम क्यों होगा? तो फॉर्मूला क्या था इसका? पोटेंशियल का के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, और पोटेंशियल का के क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर आर, और पोटेंशियल एनर्जी का के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर। आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। जब पता चल रहा है कि चैप्टर 1 और 2 की प्रैक्टिस क्वेश्चन हो रही है तो चैप्टर को कम से कम रिवाइज तो कर लिया करो। देखिए पोटेंशियल ये एनर्जी है, आंसर तो पॉजिटिव आएगा, अब नेगेटिव मना कर दिया तो पॉजिटिव ही आएगा। अब क्यों आएगा? क्योंकि ए जो है उसका पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू पोटेंशियल बी। तो ज़्यादा में से कम को माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी? पॉजिटिव। चार्ज के साइन को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि चार्ज का साइन सिर्फ आपको एक डायरेक्शन शो कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू नहीं शो कर रहा है, तो डायरेक्शन एज ले रहे हैं, ठीक है। और अगर चार्ज को इंक्लूड करोगे, अगर चार्ज को इंक्लूड करोगे तो वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, ठीक है। सर हम्म सर वो आप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर आगे जाते तो कम होता है ना पोटेंशियल। हाँ तो पॉजिटिव से जब जाते हैं तब जाते हैं ना। अगर यहाँ नेगेटिव के बेस पे देखेंगे तो नेगेटिव का तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा ना, डिस्टेंस कम है नेगेटिव से। Plot a graph showing the variation of Coulomb force versus 1 by r square, where r is the distance between the two charges of each pair of charges, 1 microcoulomb, 2 microcoulomb, and 2 microcoulomb minus 3 microcoulomb. Interpret the graphs obtained. तो सिंपल सी बात है, 1 माइक्रोकुलम और 2 माइक्रोकुलम दोनों में फोर्स जो लगेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो पॉजिटिव चार्ज में आपका फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और रिपल्सिव फोर्स का जो डायग्राम आपका बनेगा 1 बाय आर स्क्वायर ऑफ फोर्स का, वो बनेगा ये, ठीक है। ये रिपल्सिव फोर्स के लिए बनेगा। और
एक चार्ज में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो 2 माइक्रोकूलम है और -3 माइक्रोकूलम है। तो आप देख रहे हो अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज में फोर्स कैसा लगता है, अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव के लिए अगर ग्राफ प्लॉट करोगे 1/r² के साथ, तो वो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, अट्रैक्टिव है, डिस्टेंस कम होगा। तो ये इस तरीके से बना लो, ठीक है, अट्रैक्टिव। ये ग्राफ आपके बनेंगे। बाकी एक्सप्लेनेशन है। ये क्वेश्चन करते हैं। An electric dipole is held in uniform electric field so that net force acting on it is zero। क्वेश्चन डेरिवेटिव है, ये हमने किया हुआ है, ठीक है। अभी रुक जाओ, कुछ बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं, वो सबमिट करने के बाद बताऊंगा आशीष, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। An electric dipole is held in a uniform electric field so that the net force acting on it is zero। ये डायरेक्ट डेरिवेशन है जो नोट्स में है आपके। सेकेंड पार्ट, द डाइपोल इज अलाइंड पैरेलल टू द फील्ड, यानी कि पैरेलल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, डाइपोल पैरेलल है। फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग इट थ्रू द एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो वर्क डन निकालिए 180 डिग्री रोटेट करने में। लेट्स से कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरीके से पैरेलल है। पॉजिटिव नेगेटिव होगा ना, हो जाएगा। तो इस तरीके से पैरेलल है, तो बताइए कि क्या होगा, वर्क डन क्या होगा इसको 180 डिग्री रोटेट करने में। क्या है सर क्वेश्चन? वर्क डन इन रोटेटिंग 180 डिग्री, इस डाइपोल को 180 डिग्री रोटेट करने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। पीई आंसर होगा इसका 2 PE, क्योंकि वर्क डन मतलब क्या हो गया, वर्क डन मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी जो होता था उसका फॉर्मूला हमने डिराइव करके निकाला था, दैट इज PE cos θ1 माइनस cos θ2। ये आपने फॉर्मूला निकाला था वर्क डन यानी पोटेंशियल एनर्जी का। तो PE θ1 इनिशियली क्या है, 0 डिग्री, कितने पे लेके जाना है, 180 डिग्री। तो आप देखिए PE cos 0 माइनस cos 180, तो PE cos 0 होता है 1 माइनस cos 180 कितना होता है, -1, तो ये हो जाएगा प्लस, तो आ गया 2 PE। ये आपका आंसर आएगा वर्क डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, इनको समझना जरूरी है, इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है।
क्वेश्चन अगर देखो तो है अ स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2 हैज अ चार्ज q, यानी कि ये आपने नोट कर लेंगे। तो मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूँ इधर, मतलब एक शेल ये है और दूसरी शेल ये है। तो ये रेडियस r1 हो गया और ये रेडियस r2 हो गया। तो कह रहा है कि आउटर शेल पे एक चार्ज रखा हुआ है, ये शेल है एक तरीके की 2 लेयर का, ठीक है, मतलब कंडक्टर का। तो जिसपे आउटर आउटर रेडियस पे यानी आउटर सरफेस पे एक चार्ज रखा हुआ है q, एंड ए चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल, और सेंटर ऑफ द शेल यानी O पे एक चार्ज q प्लेस कर दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज अगेन सुन लो, एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2, दो मतलब मोटी लेयर है, and has a charge q on outer surface and q at the center of the surface. तो पहला पार्ट है what is the surface charge density on the inner surface and outer surface of the cell, यानी inner surface और outer surface पे चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता था सरफेस चार्ज डेंसिटी का? चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन में एरिया डिनोट करते थे सिग्मा से q बाय a। अब एरिया डिपेंड करता है, एरिया क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखो स्फेरिकल शेल है तो एरिया क्या आ जाएगा 4πr², और चार्ज में देखना पड़ेगा कि टोटल चार्ज क्या है। अब यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट समझो, ये नोट कर लिया होगा सभी ने। कॉन्सेप्ट देखिए, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ सेंटर पे क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है। अब क्योंकि ये कंडक्टिंग सेल है यानी कि मेटल है, और मेटल के अंदर चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव, क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस इनर शेल पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और अगर इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है तो बाहर पे कितना आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये चीज समझने की जरूरत है यहाँ पे कि जब भी इस तरीके की कंडक्टिंग शेल दिया जाए आपको 2 लेयर वाली, तो उसमें अगर सेंटर पे जो चार्ज है उसके अकॉर्डिंग आपको इंड्यूस चार्ज करने होंगे। यहाँ पे पॉजिटिव था तो मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया। नाउ द थिंग इज आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है, तो ऑन इनर लेयर अगर आप निकालते हैं तो इनर लेयर पे टोटल चार्ज कितना है? -q। तो वो हो जाएगा -q अपॉन में एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा? 4πr1 का स्क्वायर। वहीं पे अगर आप आउटर लेयर पे निकालते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो आउटर लेयर पे टोटल चार्ज क्या है? q प्लस q अपॉन में 4πr2 स्क्वायर। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको मिल जाएंगी इनर और आउटर लेयर पे। ये सभी को समझ में आ गया? यस। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बोल रहा है सेकंड पार्ट, राइट एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट x ग्रेटर देन r2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल। यानी कि एक पॉइंट है जो कि r2 से भी बड़ा है, तो मतलब कि मान लो कि ये कोई पॉइंट है x, इस पॉइंट पे आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है? x इज ग्रेटर देन r2, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालने के लिए बोला है। तो अगर हम बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालने के लिए बोलें किसी चार्ज की वजह से, तो वो होता है k q अपॉन में r², यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। और k की वैल्यू आपको पता है क्या होता है? 1/4πε0। तो टोटल चार्ज अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब इसकी वजह से अगर आप देखो तो ये आपका एक कंबाइंड चार्ज हो गया, और इस डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जब आप कंबाइंड एज ए कंबाइंड देखोगे तब इनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये इंड्यूस जो है एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो टोटल चार्ज आप देखोगे तो इसके बी पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालोगे फॉर x ग्रेटर देन r2 के लिए, तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? k यानी कि 1/4πε0, और टोटल चार्ज क्या है? q प्लस q, क्योंकि सेंटर पे q है और बाहर q है, तो टोटल मिलके q प्लस q हो गया। एंड अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है? x, तो ये आ गया x²। तो ये फॉर्मूला है। कई जगह पे आपको क्वेश्चन में या आंसर सॉल्यूशंस में 1/4πε0 दिखेगा और आप थोड़े कंफ्यूज होने लगते हो, बट वही बात है, कॉन्सेप्ट की बात है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, आपको अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। ये बात किसको नहीं क्लियर हुई पूछ सकता है। कशिश, क्लियर हुआ?
यस सर। यस सर, मतलब आधा समझ में आया आधा नहीं आया, ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को, है कैसे? सर थोड़ा थोड़ा समझ आया। थोड़ा थोड़ा तो पूरा पूछो ना, क्या नहीं समझ में आया पूछिए, क्या नहीं समझ में आया आपको? देखो मैंने पहले भी बोला हुआ है सभी को, अगर इतना सा भी डाउट है तो आप पूछो, ये मत देखो कि बाकी बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। कशिश जो डाउट है पूछो, क्या नहीं समझ में आया? सर जब हमें कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू दे रखा है तो हमने एक और चार्ज क्यों लिया? ये हमने चार्ज लिया नहीं है, ये जो मेटल है ना, इस मेटल के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी है, तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो अगर आपने चैप्टर 1 में इंडक्शन हमने पढ़ा था कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस करें, तो अगर कोई भी बॉडी के पास अगर आप पॉजिटिव चार्ज लेके जाओगे तो पॉजिटिव से एक साइड हो जाएंगे और नेगेटिव एक साइड हो जाएंगे, ये पढ़ा है ना आपने? यस सर। हाँ, तो वही हुआ है कि यहाँ पे जब आपने सेंटर में पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव थे उसमें से इसने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया और पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। तो आउटर सरफेस की तरफ कौन चला गया, पॉजिटिव चार्ज, और इनर सरफेस की तरफ कौन आ गया, नेगेटिव चार्ज। यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नेगेटिव का है और बाहर आउटर का है, और वहाँ पे ऑलरेडी ये चार्ज था। ये जो दोनों चार्ज है हमने अलग से नहीं लिया, ये इसके बॉडी के अंदर ही थे, मेटल कंडक्टर के अंदर ही थे, क्योंकि इसने बोल दिया कंडक्टिंग शेल है। तो कंडक्टिंग जब भी वर्ड आता है तो वह एवी नहीं आता है, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। कंडक्टिंग का मतलब है कि वो एक मेटल है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट है पेयर में। ठीक है कशिश? यस सर। और कुछ बोलो, और क्या नहीं समझ में आया, कोई फॉर्मूला नहीं समझ में आया? नहीं सर वही आ गया। तो कशिश अगर हल्का सा भी डाउट है तो पूछो, बाकियों को भी। निशु, एनी डाउट्स? नो सर। नो? आपको क्या डाउट है? सर मैंने कहा नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं है। मतलब तो अच्छे से बोलो ना, ऐसा लगता है एनर्जी नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है समझ में नहीं आया आपको। चलिए ये हो गया, बाकी डेरिवेशन है। सर कौन कौन सी डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है? सभी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने कराई है। सर चैप्टर 7 में से तो आपने कुछ भी नहीं दिया चैप्टर डेरिवेशन में। डेरिवेशन नहीं दिए हैं, फेजर डायरेक्ट नहीं आता ना, चैप्टर 7 में डायरेक्ट कुछ नहीं आता है, चैप्टर 7 में घुमा फिरा के पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी से थोड़ा रिलेटेड है, इसका आंसर मैं आपसे चाहूंगा। अ मेटेलिक स्पेरिकल शेल, a metallic spherical shell has an inner radius r1 and outer radius r2, इसी तरीके से है, ठीक है। a charge q is placed at the center of the spherical cavity, यानी कि आपकी बार जो चार्ज रखा गया वो सेंटर पे प्लस q रखा गया है। what will be the surface charge density on inner surface and the outer surface, बताइए। अब जो डायग्राम होना चाहिए वो डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, सेंटर पे प्लस क्यू है, कैपिटल R1 और कैपिटल R2। तो आपसे इनर और आउटर पे सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा है। बाहर क्यू है कि नहीं? कुछ नहीं है, सिर्फ सेंटर पे क्यू रखा हुआ है। तो क्यू बाय एरिया होगा, हम्म क्यू बाय एरिया होगा, उस पे नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा अंदर वाले में और बाहर वाले में पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मतलब आपके कहने का मतलब है इनर लेयर पे आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई r1 स्क्वायर और पॉजिटिव क्यू अपॉन में 4 पाई r2 स्क्वायर। ये R1 और R2 का ध्यान रखना है आपको, यही कह रहे हो मोहित? यस सर।
और कोई इस आंसर को चेंज करना चाहे? सर जो पॉजिटिव होते हैं वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं, तो इनर की साइड नेगेटिव आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, मतलब ठीक है जो लिखा है। तो इसी तरीके के आपको मतलब जैसे ये क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान में रखना है करते समय, सॉल्व करते समय, ठीक है। उसके बाद तो इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन ही बच जाते हैं ज़्यादातर। फाइव मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पता है डायरेक्टली सारे आपके डेरिवेशन जो हैं वही आते हैं, और घुमा फिरा के कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक दो न्यूमेरिकल अगर बीच में डालना हुआ तो डाल देंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थोड़े न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ताकि कॉन्सेप्चुअल यूज्ड इन न्यूमेरिकल ऐसे कुछ क्वेश्चन करेंगे कि न्यूमेरिकल डायरेक्ट ना हो, आपका थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला हो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास में अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। दूसरा, असाइनमेंट, डेली असाइनमेंट डेली करें, उसका नाम इसीलिए है कि आप उनको डेली करके अपडेट करते रहें। जो लोग इन क्लास को वीडियो बाद में देखते हैं वो लोग ध्यान से सुन लें, नेक्स्ट क्लास से पेंडिंग नहीं होना चाहिए। जो डेली असाइनमेंट मिल रहा है वो डेली के डेली अपलोड हो जाना चाहिए नेक्स्ट क्लास से पहले। और किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। नो डाउट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। मनीष, टेस्ट का अभी मैं सोच रहा हूँ सबका साथ लेना, क्योंकि बहुत बच्चों ने नहीं दिया है। तो अभी कल का टेस्ट का भी छोड़ते हैं। मैं अभी देखता हूँ क्या करना है। मे बी संडे को ही रख दूँ, संडे को रख दूँ, क्योंकि संडे मैंने कोई टेस्ट डिसाइड नहीं किया है। हाँ, इस संडे नहीं किया ना डिसाइड। इस संडे जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है चैप्टर 7 का, वो चैप्टर 7 का टेस्ट इस संडे को देंगे। और इस संडे को उन बच्चों का टेस्ट होगा।